अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर मेरे पास क्यूरीज़ आई कि सर जब हम प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं, तो आप हमें बताएँ कि कौन-सी प्राइस हमें जो है ना सप्लायर से लेनी चाहिए और कौन-सी प्राइस बेस्ट रहती है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और जो प्राइस नहीं लेनी चाहिए, उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और कौन-सी प्राइस टर्म्स जो है ना वो हमें किन सूरतों में लेनी चाहिए और कौन-सी प्राइस टर्म्स हमें किन सूरतों में नहीं लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे पास आई हुई थी, तो सोचा इसके बारे में वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में गाइड कर दूँ। देखिए, जो मेनली आपके पास जो सप्लायर के साथ बात करते हुए आपकी जो प्राइस टर्म्स डिस्कस होती हैं ना, वो 4 किस्म की होती हैं। मेनली अगरचे ज़्यादा हैं, लेकिन मेनली जो होती हैं मैं उसके बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। अब जो फर्स्ट टर्म्स आपके पास आ जाती है प्राइस की सप्लायर के साथ फाइनल करते हुए, वो ईएक्स वर्क प्राइस आ जाती है। उसके बाद आपके आ जाती है एफओबी प्राइस। थर्ड पे जो आपकी प्राइस टर्म्स आती है वो होती है डीडीयू और जो चौथी और मेनली और ज़्यादा यूज़ होने जो अक्सर लोग उसको प्रेफ़र करते हैं वो डीडीपी होती है। क्यों प्रेफ़र करते हैं ये मैं अभी आपको बता देता हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा मैं सादा से अल्फ़ाज़ में आपको बता देता हूँ। देखिए आप प्रोडक्ट मँगवा रहे हैं सप्लायर से, अब आपको उसके 3-4 किस्म के तरीक़ेकार हो सकते हैं। सेम यही आपके प्राइस टर्म्स के साथ भी होता है। अब एक बंदा कहता है कि सप्लायर से आपकी बात करते हैं कि आप मुझे प्रोडक्ट बना के दें, उसको मैन्युफैक्चरिंग करें और आप किसी वेयर हाउस में या आपकी फैक्ट्री जो भी है, मैं वहाँ से उसको खुद उठा लेता हूँ। आप छोड़ दें कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, कैसे अपने पास अपने वेयर हाउस तक लेके जाता हूँ, वो मेरी सरदर्दी है। आप इस चीज़ को छोड़ दें। एक तरीक़ाकार ये हो गया। दूसरा तरीक़ाकार जो आपके पास आ जाता है कि आप सप्लायर से कहते हैं आप प्रोडक्ट बना के दें मुझे और अपने मुल्क की जो आपकी इम्पोर्ट है, आपकी नहीं, सप्लायर की बात कर रहा हूँ। सप्लायर के मुल्क में हो सकता है वो चाइना से हो सकता है वो यूएसए से हो सकता है वो पाकिस्तान से हो सकता है वो यूके से हो, किसी भी मुल्क से हो सकता है ना आप सप्लायर। आपने तो वहाँ से फाइनल करना है जहाँ से आपको प्राइस बेस्ट मिल रही है, तो आपका सप्लायर तो किसी भी मुल्क से हो सकता है। तो आपका जो दूसरा तरीक़ेकार ये होगा कि आप उस सप्लायर से कहेंगे जो आपके मुल्क का पोर्ट है, आप मुझे वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँचा के दे दें। आगे मैं उसको किस तरीके से लेके आता हूँ वो मेरा काम है। आपका उसके साथ कोई सरोकार नहीं है। तीसरी चीज़ जो आपकी आ जाती है कि आप अपने सप्लायर से कहते हैं आप मुझे मैन्युफैक्चरिंग करके भी दें और मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, आप मुझे ऐसा करें कि कराची पोर्ट पे इसको पहुँचा के दे दें। आपके सप्लायर के साथ ये भी कमिटमेंट हो सकती है। चौथी चीज़ जो आपकी आ जाती है कि नहीं ये सारी चीज़ें छोड़ो, आप मुझे बना के भी दें, मैन्युफैक्चरिंग करें प्रोडक्ट और उसके बाद जो मेरा वेयर हाउस है, वो आप मुझे मेरे घर पहुँचा के दे दें। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको आपके घर में पहुँचा के दे दें, आप उसको प्रेफ़र करेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है ना सप्लायर के ज़िम्मे पे आ जाती हैं, उसकी कस्टम ड्यूटी क्लियर कराना, उसके इनकम टैक्सेस क्लियर कराना। फ़र्ज़ किया आप चाइना से सोर्सिंग कर रहे हैं, चाइना से लेके पाकिस्तान तक लेके आना, बाय सी या बाय एयर। अब ये सारी चीज़ें तो सप्लायर को बर्दाश्त करनी पड़ रही है ना, आपकी सरदर्दी तो कोई नहीं है। तो प्राइस में भी चेंजेज़ होंगी। आप उससे कहते हैं आप मेरे मुल्क में जिस तरह मैंने कराची पोर्ट की बात की, वहाँ पहुँचा के दे दें, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी प्राइस कुछ और होगी। क्योंकि वो आपके घर तक तो नहीं आ रही ना, आगे मुल्तान या सियालकोट या लाहौर या किसी उस जगह तो आगे नहीं आ रही आपके पास। तो उसकी चार्जेज़ जो हैं ना वो कुछ और होंगे। एक जो आपके पास दूसरा मैंने आपको बताया एफओबी प्राइस, दूसरे तरीके जो हमारे पास आता है। अब ये मैं बता रहा हूँ घबराना नहीं है कि सर आपने तो बताया ही नहीं है कि डीटीपी और बता दिए कि ये चीज़ होती है वो आप बता नहीं रहे। ये मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये चीज़ जो आपको ये सारी कहानी बयान की है, ये सिंपल आपको समझाने के लिए, आपकी बेस बनाने के लिए। जब आप अपने सप्लायर को कहते हैं कि आप मेरी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करें, मुझे मैन्युफैक्चर करके दे दें, मेरा प्रोडक्ट जब तैयार हो जाए आप मुझे बता देना। जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, आपका सप्लायर जो आपसे कहता है कि आपकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, अब आप आके इसको लेके जा सकते हैं। जब आप अपनी प्रोडक्ट सप्लायर के वेयरहाउस से या सप्लायर की फैक्ट्री से लेके आते हैं, उस दौरान वो जो आपको प्राइस ऑफ़र करता है, जो आपकी कमिटमेंट होती है, उससे कहते हैं ईएक्स वर्क प्राइस। दोबारा सुन लीजिएगा, ईएक्स वर्क प्राइस। लाज़मी बात है, अब प्रोडक्ट चूँकि सप्लायर अपनी ही वेयरहाउस से आपको उठवा के दे रहा है, अपनी ही फैक्ट्री से आपको उठवा के दे रहा है, तो उसकी तो सिर्फ़ मैन्युफैक्चरिंग की
उस पे कॉस्ट आई है वही आई है ना, उसके अलावा तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, तो उसकी कीमत कम होगी। वो आपको प्राइस जो है ना कम ऑफर करके देगा, उसका रेट कम होगा, आपका जो सिंगल यूनिट का जो भी उसका रेट बनता है वो कम होगा, क्योंकि सप्लायर अपनी फैक्ट्री या वेयर हाउस से आपसे कह रहे हैं ना कि आप उससे कह रहे हैं कि मैं उठाऊंगा, तो वो कम प्राइस आपको ऑफर करके देगा। लेकिन कम तो हो गए, अब मैंने आपसे कहा था इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये होगा, जब आप सप्लायर के वेयर हाउस से या उसकी फैक्ट्री से वो प्रोडक्ट उठा लेंगे, आपने उसकी वेयर हाउस से प्रोडक्ट बाहर किया, सप्लायर की जिम्मेदारी ख़त्म। उसमें क्या ख़राबी है क्या नहीं है ख़राबी, क्या कुछ ठीक है क्या कुछ नहीं है ठीक, वो भाई आपकी ज़िम्मे है। सप्लायर को आप ये नहीं कह सकते कि जी इसमें तो ये ख़राबी हो गई, भाई आपने तो मेरे वेयर हाउस से बाहर किया प्रोडक्ट, आप मुझे अभी बता रहे हैं। तो इस सूरतों में क्या करना होता है कि आपको इंस्पेक्शन करानी होती है। इंस्पेक्शन ये चारों टर्म्स में आपको करानी चाहिए। अगरचे उस पे आपकी जो है थर्ड पार्टी हायर करते हैं वो आपकी प्रोडक्ट की, अब आप खुद तो चाइना नहीं जा सकते या खुद तो यूएसए नहीं जा सकते जहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्सिंग करें, तो जाहिर बात है आप कोई थर्ड पार्टी जो है ना उसको हायर करेंगे, वो आपके प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करेगी। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे प्रोडक्ट आप ई एक्स वर्क प्राइस भी ले रहे हैं, क्योंकि एक तो आप उसे ई एक्स वर्क प्राइस ऑफर कर रहे हैं, जिसमें सप्लायर के वेयर हाउस से या उसकी फैक्ट्री से चीज़ बाहर निकली तो सप्लायर की जिम्मेदारी ख़त्म। अब सप्लायर, अब आप उसमें आपके जो बॉक्सेस हैं या जो भी चीज़ में आपने पैकिंग की कराई है, अब उसमें क्या कुछ ला के देते हैं आपको तो नहीं पता, आपने बाहर भी निकाल ली, गलती भी कर दी ऊपर से, तो इंस्पेक्शन लाजमी हो जाती है आपके लिए ई एक्स वर्क प्राइस में। ये नहीं कि सिर्फ ई एक्स वर्क प्राइस में आपको करानी पड़ेगी, आपने चारों टर्म्स में करानी है, क्योंकि आपके चंद पैसे लग रहे हैं लेकिन आपको काफ़ी सारा फ़ायदा भी हो रहा है उस चीज़ का। तो आपने इंस्पेक्शन करा ली, आपने उसने आपको बता दी जी आपकी प्रोडक्ट ठीक है नहीं है ठीक, इसमें ये ख़राबी है ये, आप उससे उस टाइम कह सकते हैं जब तक वो प्रोडक्ट उसके वेयर हाउस पे पड़ी है आपके सप्लायर पे, कि जी आप मुझे उसको ठीक करके दे दें, वो आपको ठीक करके देगा भी, क्योंकि उसके वेयर हाउस पे पड़ी है ना या उसकी फैक्ट्री पे पड़ी है, आपने उठाई तो नहीं है। लेकिन अगर आप उठा लेते हैं गलती कर बैठते हैं तो आपके सप्लायर नहीं है जिम्मेदार, आप जिम्मेदार हैं फिर उस चीज़ के। ई एक्स वर्क प्राइस में ये सारी कंडीशंस होती हैं। अब आ जाते हैं एफ ओ बी प्राइस पे। एफ ओ बी प्राइस में जैसे दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि एक तरीक़ाकार ये भी हो सकता है कि आप उसे कहते हैं कि आप मुझे पोर्ट तक पहुँचा के दे दें सामान। अब ज़ाहिरी बात है आपका जो सप्लायर है वो अपने वेयर हाउस से अपने फैक्ट्री से वो सामान उठाएगा, लोड करेगा, उसको लेके जाएगा, तो उसको ये सारी कॉस्ट तो पड़ रही है। अब वो इतना अच्छा तो है नहीं कि वो आपको कह दे कि साड़ी अक्खा दे, जिस तरह होता है कि जी आप हमारे भाई हैं, आपके साथ ये मामला नहीं होने वाला। तो चाइना में या यूके में तो आप किसी के भाई नहीं है ना, वो तो भाई पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो वो ये जो चार्जेस होंगे वो तो आपसे ही लेगा। कोई खाला जी के बेटे तो है नहीं आप उसके कि वो आपको माफ़ कर दे। तो एफ ओ बी प्राइस ई एक्स वर्क प्राइस से ज़्यादा होगी। लेकिन एफ ओ बी प्राइस में क्या होगा कि पोर्ट तक आने तक की जो जिम्मेदारी है, इंस्पेक्शन अगेन वही चीज़ है कि आप करा लिया करें, इंस्पेक्शन लाजमी चीज़ है, लेकिन जो पोर्ट तक लाने की जिम्मेदारी है वो आपके सप्लायर पे होगी। अब सप्लायर आपको पोर्ट पे लाके दे देता है, आप किसी फ्रेट फारवर्डर को, किसी एजेंट को, किसी ट्रांसपोर्टर को, एक्स वाई जी कोरियर सर्विस कुछ भी आप हायर कर लें, आपने प्रोडक्ट, वो आपकी सरदर्दी आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। एफ ओ बी प्राइस में आपका जो सप्लायर है वो पोर्ट तक सामान ला के देगा, उसके अपने मुल्क की पोर्ट, आपके मुल्क की पोर्ट नहीं। डी डी यू प्राइस में क्या होता है कि आप सप्लायर से कहते हैं मुझे मैन्युफैक्चरिंग करके दो, मुझे मेरे मुल्क में, फर्ज किया पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप कहते हैं मुझे कराची पे पहुंचा के दे दो। आपका सप्लायर आपकी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है, आप उसकी इंस्पेक्शन कराते हैं, उसके बाद आपका जो सप्लायर है वो उसको चाइना से बाय सी बाय एयर जो भी आपकी कमिटमेंट हुई होती है वो आपके कराची पोर्ट पे आपको ला के दे देता है। ठीक हो गया। लेकिन डी डी यू प्राइस में अगेन क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि उसकी कस्टम ड्यूटीज़ क्लियर कराना, उसके इनकम टैक्सेस क्लियर कराना, ये सारा कुछ आपने करना होता है। उसके बाद उसको आपके वेयर हाउस तक पहुंचाना या आपके घर तक पहुंचाना, ये भी आपकी सरदर्दी होती है। सप्लायर को तो आपने कहा था कि आप मुझे पोर्ट तक पहुंचा के दे, उसने तो अपना काम कर दिया, अब आगे आपने अपना काम करना है। इसलिए
लोग जितने भी ऑनलाइन मार्केट पे सेल करते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, वो डीडीपी प्राइस को प्रेफर करते हैं। क्योंकि एक बंदा बैठा हुआ है पाकिस्तान में, वो अमेज़न पे सेल आउट कर रहा है जी यूके में, यूएसए में, तो उसको तो अमेज़न के वेयर हाउस पे या जो थर्ड पार्टी उसने हायर की है, अगर वो एफबीए काम कर रहा है या एफबीएम काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, तो उसको तो वहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए, उसको तो पाकिस्तान में चाहिए। अब वो ये तो नहीं कर सकता कि वो चाइना में जाए या यूके में जाए पोर्ट में और ये सारा कुछ बर्दाश्त करे। तो उसको तो यही चाहिए कि जी मेरे फलाने वेयर हाउस में मुझे प्रोडक्ट मिल जानी चाहिए। और डीडीपी प्राइस में होता क्या है, डीडीपी टर्म्स में ये होता है कि जो भी आपकी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक सप्लायर के सर पे तलवार लटकती है। एक तो उसने आपको टाइम पे पहुंचा के देना होता है, ठीक है, कि लेट हो जाए ना हो जाए, ये सारा कुछ ना हो जाए। उसकी कस्टम ड्यूटीज़ क्लियर कराना, उसके इनकम टैक्सेस क्लियर कराना, ये सारा कुछ सप्लायर के ज़िम्मे होता है। क्योंकि आप उससे जो प्राइस ले चुके हैं या जो आपने पेमेंट की है वो डीडीपी टर्म्स की है, तो उसमें सारी ज़िम्मेदारी सप्लायर के ऊपर आ जाती है। वो फिर सप्लायर जाने, उसका काम जाने कि वो किस तरीके से उसको हैंडल करता है। आपकी तो कोई सरदर्दी नहीं है ना। और इसके अलावा फ़र्ज़ किया आपने जहाँ पे आप सेल आउट कर रहे हैं, आप उसी कंट्री में रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं, तो आपने अगर ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू या पेपाल के थ्रू या अलीबाबा के थ्रू उसको पेमेंट की है, तो आपके पास 30 डेज़ का टाइम भी होता है ना कि आप उसको क्लेम कर सकते हैं। एक चीज़ आपने थर्ड पार्टी से भी इंस्पेक्शन करा ली, उसके बाद आपके वेयर हाउस पे, आपके घर पे पहुँच के आप खुद उस चीज़ को इंस्पेक्शन कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं किसी अलग वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये पेपाल को कैसे इन्वॉल्व करना होता है, ट्रेड एश्योरेंस को कैसे इन्वॉल्व करना होता है, अलीबाबा को इनमें कैसे इन्वॉल्व करना होता है, इसकी क्या तरीक़ेकार होता है, ये क्या सरचार्ज करते हैं आपसे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपसे। और मैं किसी वीडियो में ये सब डिटेल इसके बारे में बताऊँगा कि आप सप्लायर फाइनल करने से पहले किन-किन बातों का ख़्याल रखें। तो खैर डीडीपी पे आ जाते हैं। तो आपके पास जो है ना सैंपल भी आप मंगवा चुके होते हैं, तो आप सैंपल को खुद देखते हैं कि यार इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी जो फंक्शनैलिटी वो कैसी है, जो मुझे ये सारी अब शिपमेंट करके भेजी गई चीज़ें ये कैसी हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपकी जो है ना, आपने 1000 यूनिट्स मंगवाए हैं, उसने 50 के जो है ना इंस्पेक्शन की हो। आप हो सकता है 1 बाय 1 1000 की 1000 की कर दें, क्योंकि आपने भी तो आगे सेल आउट करना है, आपके पास भी तो कस्टमर्स के रिव्यूज़ आए हैं ना। तो रिव्यूज़ तभी अच्छा होगा जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी। हो सकता है आप इन इस चक्कर में 1 बाय 1 इंस्पेक्शन कर लें। आपके पास 30 दिन का टाइम है, तो आप क्लेम भी कर सकते हैं अलीबाबा के थ्रू, पेपाल के थ्रू या ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू कि जी मुझे जो सैंपल दिखाया गया था वो कुछ और था और जो मुझे प्रोडक्ट भेजी गई है वो कुछ और है। तो बेसिकली ये 4 टर्म्स होती हैं, ईएक्स वर्क, एफओबी, डीडीयू, डीडीपी। मेरे ख़्याल से इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि सर हम कौन-सी प्राइस लें, कौन-सी ना लें। सबके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस मैंने बता दिए हैं। कौन-सी प्राइस बेहतर है ये भी मैंने बता दिया है। किन सूरतों में आपको एफओबी लेनी चाहिए, किन सूरतों में आपको एफओबी सॉरी ईएक्स लेनी चाहिए और किस सूरत में आपको डीडीयू लेनी चाहिए। ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। लेकिन आप ईमानदारी से काम करें, अपने 2-4 पैसे ना बचाएँ। ऐसा नहीं है कि आप इंस्पेक्शन करा लेते हैं या ट्रेड एश्योरेंस करा लेते हैं तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता। आपके पास फिर भी 30 टू 40% जो है ना प्रॉफिट मार्जिन बचता है। ठीक है? ये कुछ जो लालच किस्म के इंसान के अंदर आ जाती है ना कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे तो और प्रॉफिट बचेगा। लेकिन लालच इंसान को तबाह कर देती है। थोड़ा कमाएँ, सुथरा कमाएँ, हलाल कमाएँ, ईमानदारी के साथ कमाएँ। अस्सलाम वालेकुम।